हेलो, नमस्कार साथियों, मैं रज़ा बीरबल फिर से आपको बीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एक कोटेशन है कि यदि आप सपनों के शहर में घूमना चाहते हो, तो आपको पहले मेहनत के बाज़ार में घूमना पड़ता है। आइए हम और आप दोनों मिलकर उसी मेहनत के बाज़ार में चलते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको 20 नंबर, यदि क्वेश्चन दे रखा है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। क्या कह रहा है? यदि साइकिल की गति दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, इसका मतलब द्रव्यमान का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का क्या रहता है? नियत रहता है। यदि चाहे वस्तु पहले हो चाहे दोगुना हो रही हो वेग, तो ध्यान रखना द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? नियत। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है? तो v² के। किसके समानुपाती होती है? v²। तो गतिज ऊर्जा हमेशा ध्यान रखना किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वेग के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल की गति कितनी हो जानी चाहिए? दुगुनी। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है आपकी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वेग किस रूप में बढ़ेगा? तो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है कि गति को कितना करना है? दुगुनी। मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा पहले वेग उसका था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अब गतिज ऊर्जा वेग को क्या कर रहा है? दुगुना। इसका मतलब v पहले 1 था, अब v को कितना करना है? 2 गुना करना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब पहले 1 था, अब कितना हो चुका है? 4। तो वेग कितना गुना हुआ भाई? 4 गुना। तो ये हमेशा ध्यान रखना गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तो वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी? यानी सर्वाधिक दूर तक किसी कोण पर फेंके, तो देखो इधर, यदि आपको पूछ ले सर्वाधिक रेंज पूछा है, एक होता है सर्वाधिक ऊंचाई, तो शुरुआत करते हैं हम ऊंचाई से कि यदि आपको किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है, कितनी ऊंचाई पर फेंकना है? अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है, तो उसके लिए थीटा कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है u² sin² थीटा/2g। ये होता है अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई का। अब देखो, अधिकतम ऊंचाई जब भी फेंका जाता है तो उसके लिए थीटा का मान होता है 90 डिग्री। कभी भी किसी वस्तु को आपको अधिक ऊंचाई पर फेंकना है तो आपका कोण कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ लिखते हैं हम h/u² sin² 90/2g। अब देखो साइन 90 का मान होता है 1, तो h बराबर u², इसका मान 1 हो गया, बट्टा क्या हो जाएगा? 2g। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु को u वेग से फेंका जाता है, किस वेग से फेंका जाता है? u वेग से फेंका जाता है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी v u²/2g। उसी प्रकार h से याद रखना, एक होता है आपका उड्डयन काल जिसे कहते हैं t, तो t का सूत्र होता है 2u sin θ/g। तो उड्डयन काल के लिए भी थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। उसी प्रकार आपको तीसरा पूछा गया है दूरी यानी परास। किसी वस्तु को कितने डिग्री पर फेंका जाए कि अधिकतम वो दूरी तय करे, जिसे कहते हैं परास या फिर दूरी। तो इसका सूत्र होता है आपके u² sin 2 थीटा बटा क्या हो जाएगा? जी। अब देखो थीटा का मान 90 है, तो यहाँ 2 थीटा दे रखा है, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना उस अधिकतम दूरी या अधिकतम परास के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री। और आपको पूछ लें अधिकतम ऊंचाई के लिए कितना कोण होना चाहिए, तो वो कोण होना चाहिए आपके 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी व्यक्ति भाला फेंकता है, तो उसको अधिकतम दूरी तय करने के लिए तो भाला फेंकने वाले व्यक्ति कितने डिग्री पर भाले को फेंकेगा? तो 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर, ताकि वो क्या जाए? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच पाए।
क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रक्षेपीय का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये आपका ग्राफ दे रखा है, यहाँ से किसी वस्तु को आपने फेंका तो ये वापस धरातल पर आकर पहुंच जाएगी। ये होती है इसकी अधिकतम ऊंचाई h। क्या होती है अधिकतम ऊंचाई h? तो यहाँ से किसी थीटा कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाता है, तो जिस कोण से आपने फेंका था वो उसी कोण के साथ वापस धरती पर पहुंचेगी। जिस बिंदु थीटा कोण से फेंका तो उसी कोण से वापस उसी बिंदु पर धरती पर पहुंच जाएगी। तो ये कैसा पथ होता है? तो ये पथ होता है आपका परवलयाकार। परवलयाकार कौन सा पथ होता है? तो परवलयाकार। अब देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि उड्डयन काल टी, कौन सा काल? उड्डयन काल टी क्या होता है कि अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है भई है? तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में दोनों समय क्या होता है भाई? बराबर। या T1 और ये दो T2 क्या हो जाएगा? बराबर। तो ये ध्यान रखना, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने और वापस अधिकतम ऊंचाई से धरातल पहुंचने में लगा समय क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2। ये होती है आपकी अधिकतम ऊंचाई। तो उड्डयन काल होता है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, क्या होता है आपका? T1 मान लो, ये T2, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। हमेशा ध्यान रखना उड्डयन काल का क्या होता है? दुगुना। कैसे? देखो इधर, ये यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है, ये T1 समय और ये भी T1 समय, तो T1 और T1 कितना हो जाएगा? 2T1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल का क्या होता है वही दुगुना, क्योंकि ये T1 और ये भी T1, T1 और T1 क्या हो जाएगा? T2। तो ये आपको ध्यान रखना, उड्डयन काल क्या होता है? तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय। अब देखो, अधिकतम ऊंचाई पर लगने में समय तो आपको पता होगा, लेकिन उड्डयन काल क्या कहलाता है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने और वापस धरातल पर आने में कुल समय होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है आपका? कुल समय। यानी आपने किसी गेंद को यहाँ से फेंका और यहाँ जाकर यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है, यहाँ पर वापस जो धरातल पर कोई वस्तु वापस आती है, तो वो समय आपका क्या कहलाता है? उड्डयन काल। जो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का क्या होता है? 2 गुना। तो यहाँ लिख सकते हो उड्डयन काल अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आपको उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था लीवर, या जिसे कहते हैं उत्तोलक। लीवर का ही दूसरा नाम क्या है? उत्तोलक। इसमें आपको 3 उत्तोलक बताए थे मैंने, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। इसमें आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आबा आया यार, इसका मतलब प्रथम उत्तोलक में बीच में कौन हो जाएगा? आलम। इसमें कौन हो जाएगा? भार। और इसमें कौन सा हो जाएगा बीच में? आयास। अब देखो, आयास को इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट, भार को बोलते हैं लोड और आलम को बोलते हैं फलक्रम। तो यही तो पूछा गया है, कौन सा बिंदु जो अपने स्थान पर क्या रहता है? स्थिर। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? फलक्रम, जिसे क्या बोलते हैं? आलम। ये ध्यान रखना। अब देखो, आलम होता है बीच में, क्या होता है भाई? बीच में स्थित होता है। जैसे मान लो आप एक कैंची ले लो, कैंची को यदि आप ये बीच में सेंटर पॉइंट है, यदि यहाँ पर आप एफर्ट लगाओ तो आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से। तो जो बिंदु होता है बीच में आलम, वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि कितने प्रकार के? 3 ये आलम। अब देखो, इसका उदाहरण हो जाएगा एक तो कैंची, एक हो जाएगा प्लास, और भार बीच में से मिल रहा है। तो देखो, भार एक तो मिलता है सरोता में, बीच में से सरोता। इसका आयास का हो जाएगा आपके बीच में से, यानी ये कार्य की फुर्ती को बढ़ाता है, तो एक हो जाएगा चिमटा। ये इसके उदाहरण याद रखना भैया, चिमटा हो जाएगा, स्टेपलर हो जाएगी, किसान का हल हो जाएगा, किसान का हल। ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास थर्ड लीवर में प्रयत्न और भार की किस दिशा में होता
किस दिशा में होता है, देखो इधर ये होता है लिखना भैया। क्लास थर्ड लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में होते हैं, क्वेश्चन सही कर लो। किस दिशा में होते हैं, देखो तो क्लास थर्ड का पूछ ले तो ध्यान रखना समान दिशा में होते हैं। किस दिशा में होते हैं, तो समान दिशा में। अब देखो विपरीत होते हैं आपके प्राथमिक उत्तोलक में। प्राथमिक उत्तोलक में क्या होते हैं, तो विपरीत होते हैं। कौन कौन, भार और प्रयत्न। तो ये ध्यान रखना क्लास थर्ड में कितने हो जाएगी भाई, एक तो जो प्राथमिक उत्तोलक, प्राथमिक उत्तोलक में दिशा होती है विपरीत दिशा में। अब देखो जो उत्तोलक में होता है प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, इसमें पूछा जाता है आपको यांत्रिक लाभ का। किसका पूछा जाता है, तो यांत्रिक लाभ। अब यांत्रिक लाभ क्या होता है, देखो एक होता है अयास भुजा बटा भार भुजा। क्या होता है भाई, अयास भुजा बटा भार भुजा। पूछ ले कि प्रथम उत्तोलक में बताओ यांत्रिक लाभ कितना है, तो ध्यान रखना 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तीनों हो सकते हैं प्राथमिक उत्तोलक में यांत्रिक लाभ। लेकिन द्वितीय उत्तोलक में आपको यांत्रिक लाभ पूछ ले तो 1 से क्या होता है, बड़ा, 1 से बड़ा। और तृतीय उत्तोलक में आपको पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। तो ये याद रखना आपको यांत्रिक लाभ का जब भी पूछे तो यांत्रिक लाभ क्या होता है भाई, अयास भुजा बटे भार भुजा। तो प्राथमिक उत्तोलक में 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है। फिर 1 से क्या हो सकता है, बड़ा, और तृतीय उत्तोलक में 1 से छोटा। अब देखो ये होता कैसे है, इधर समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। प्रथम उत्तोलक, ये द्वितीयक, और इधर लिख देते हैं हम तृतीय उत्तोलक। या बीच में क्या होता है, अलम, ये अलम। या होता है आपके, कोई भी लिख सकते हो, भार या अयास, भार या अयास। इसमें देखो जब भी आपको पूछे अयास भुजा यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला अभी पीछे आपको लिखा था, अयास भुजा बटे क्या होती है, तो भार भुजा। अयास भुजा, अयास भुजा बटे भार भुजा, भार भुजा। यदि देखो हमेशा दूरियां अलम से गिननी, यदि ये दोनों बराबर है, जैसे ये 5 मीटर है और ये भी कितनी मीटर है, 5 मीटर, तो अयास भी 5 और भार भुजा भी 5, तो आपका यांत्रिक लाभ कितना आएगा, 1। यदि आपको भार दे रखा है, इधर वाली लंबाई दे रखी है 6 मीटर और इधर वाली लंबाई दे रखी है 5 मीटर, तो देखो आलम भार कितना हो जाएगा, 6। तो ये लिखते हैं, पहला आ जाएगा 1 से छोटा, फिर 6/5, यानी कि हो जाएगा 1.2। ये हो जाएगा दूसरा वाला 1 से बड़ा। अब की बार यदि अयास भुजा बड़ी हो जाए, यहाँ लिख देते हैं 6 और इधर कितना लिख देते हैं 5। तो देखो ये अयास भुजा, सॉरी 1 मिनट, देखिएगा आराम से वापस, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 1 से बराबर हो जाएगा। अब की बार देखो दूसरा, आपने ये क्या, कौन सी भुजा, अलम से भार भुजा कितनी है 6 और अयास भुजा कितनी है 5। तो देखो अयास भुजा दे रखी है 5, बटे में आ जाएगा भार भुजा 6, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके 0.50 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 8, जो 1 से क्या होता है छोटा। अब की बार इसको 6 माना और इसको क्या माना है 5, तो देखो ये अलम और ये अयास, तो अलम से अयास तक कितनी लंबाई दे रही है आपको 6, तो ये हो जाएगी 6 बटा अलम से भार कितनी दे रही है आपको 5, तो लिख दो 5, तो उत्तर कितना आएगा 1.2। तो हमने प्राथमिक उत्तोलक में क्या लिखा था कि यांत्रिक लगाव 1, 1 से छोटा और 1 से बड़ा, तीनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। प्राथमिक उत्तोलक में 1 के बराबर, 1 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है। यही यदि आपको दूसरे उत्तोलक में पूछ ले, दूसरे उत्तोलक में देखो बीच में क्या होता है, वही भार, एक तरफ भार और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अलम या अयास, किधर भी लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अब देखो आपको निकालना है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है, अयास भुजा बटे भार भुजा। लंबाई हमेशा कहां से काउंट होगी, जो पॉइंट क्या होता है फिक्स,
और फिक्स पॉइंट होता है अलम, जो जिसे कहते हैं फलक्रम। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल क्या हो जाएगी, अयास भुजा। तो अयास भुजा बड़ी है, और भार भुजा देखो यहाँ से लगाकर ये हो जाएगी भार भुजा, ये हो जाएगी आपकी अयास भुजा, और ये हो जाएगी भार भुजा, भार भुजा। तो आप इसकी लंबाई 10 मान सकते हो, और इसकी लंबाई मान लो 5 है। तो देखो अयास भुजा की लंबाई 10, भार भुजा की लंबाई 5, इसका उत्तर कितना आ रहा है 2। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें दूसरे उत्तोलक में अयास भुजा की लंबाई रहेगी अधिक, और भार भुजा की क्या रहेगी, छोटी। तो आप इधर लिख सकते हो अयास भुजा, अयास भुजा बड़ी होगी भार भुजा से, भार भुजा से। आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो तो हमेशा उत्तर 1 से क्या आता है, बड़ा। लेकिन तृतीय उत्तोलक में क्या सिस्टम है, देखिएगा इधर ये लिखा हमने तृतीय उत्तोलक, और तृतीय उत्तोलक में बीच में क्या होता है, अयास। क्या होता है भाई, अयास। इधर लेते हैं हम आलम, और इधर हो जाएगा आपके भार। तो इसमें देखो आलम से अयास, अयास भुजा क्या है, छोटी। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अयास भुजा, अयास भुजा। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या है भाई, भार भुजा। कौन सी भुजा है, भार भुजा। अब देखो यहाँ पर कौन सी बड़ी है, तो भार भुजा। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू अब की बार क्या है, बड़ी। भार भुजा बड़ी होगी किसे, अयास भुजा से, अयास भुजा से। इसका मतलब यांत्रिक लाभ क्या होगा भाई, यांत्रिक लाभ, ऊपर वाली संख्या क्या आ रही है अब की बार, छोटी, और नीचे वाली संख्या क्या आ रही है, बड़ी। तो मान लेते हैं कि अयास से 5 और ये भुजा है 10, तो अयास भुजा आ रहा है 5 और भार भुजा आ रही है 10, तो उत्तर कितना आएगा, 0.5। तो तीनों चीजें आपको सिद्ध करके बता दी है कि जो प्राथमिक उत्तोलक में होता है यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। द्वितीय उत्तोलक में यांत्रिक लाभ आपका 1 से क्या होता है, बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अयास भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी, किससे, भार भुजा से। तीसरा हमने पढ़ा तीसरे उत्तोलक में कि यहाँ भार भुजा बड़ी होती है किससे, अयास भुजा से। जब वो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, छोटी हो, तो उत्तर हमेशा क्या आता है, छोटा। तो ये तीनों याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली जगह की घूम का उपयोग किया जाता है। अब जैसे ब्रेकिंग पैड का मतलब जैसे कोई कार है, कार को ब्रेक लगाना है, तो आपको काम करेगा घर्षण, पहला कार। तो इसका मतलब घर्षण किसका प्रभाव करेगा, सकारात्मक का प्रभाव। कैसा करेगा, सकारात्मक प्रभाव। तो ध्यान रखना ब्रेकिंग पैड में जो भी ये बीच में खांचे लगे होते हैं वो ये किसका काम करते हैं, तो घर्षण को बढ़ाते हैं। किसका काम करते हैं, घर्षण को। तो ब्रेकिंग पैड जो भी होते हैं वो घर्षण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो कि बर्फ की सील है तो उसके ऊपर घर्षण क्या होता है, कम होता है, इसके लिए हमारी फिसलने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। यदि मान लो कि घर्षण नहीं हो, सड़क ऐसी है जहां पर घर्षण नहीं हो, तो यदि आप किसी साइकिल को चालू कर दो तो अनंत काल तक साइकिल चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई भी बल इसमें शामिल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना घर्षण एक नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। कैसा दर्शाता है, नकारात्मक। जो वस्तु के हमेशा कहाँ लगेगा, विपरीत लगेगा। लेकिन ये यदि बॉल बियरिंग का काम होता है आपके मशीनों में, तो घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि वो घर्षण क्या करता है, वस्तुओं को घर्षित करके डैमेज कर देता है। तो ध्यान रखना वहां पर घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ग्रीस है, ऑयल है, कोई तेलीय पदार्थ का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 2 नंबर, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 कारें आपको ए बी सी और डी एक समतल सड़क पर चल रही है, उनकी दूरी बनाम समय ग्राफ आसान चित्र दिखाया गया। आपको देखो ये दूरी का ग्राफ और ये किसका ग्राफ है, समय का। इसका मतलब यदि आप कार सी को देखो, इस कार को देखो, सी को, ये रही कार सी यहाँ पर। अब देखो इस कार ने दूरी इतनी तय की है, लेकिन समय सिर्फ इतना सा लगाया इसने, समय सिर्फ कम समय में इसने क्या किए, अधिक दूरी। तो देखो समय क्या लगाया पहली कार को, समय कम दूरी ज्यादा, दूरी क्या है,
ज्यादा। तो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है, इसका मतलब सर्वाधिक चाल किसकी होगी, सी की। तो ये है सी के लिए, तो सर्वाधिक चाल हो जाएगी सी की, उसके बाद हो जाएगी डी की, उसके बाद ए की और उसके बाद बी की। तो चाल का क्रम, चाल सर्वाधिक किसकी हो जाएगी आपके सी, सी के बाद हो जाएगी डी, डी के बाद हो जाएगी आपकी ए और ए के बाद हो जाएगी बी। इसका मतलब यदि आपके ऑप्शन में दे रखा हो सर्वाधिक तेज कौन है तो सी, सर्वाधिक तेज चाल किसकी है सी की, और सर्वाधिक कम किसकी है तो बी की। सबसे धीमी कह सकते हो, कम कह सकते हो। अब देखो ऑप्शन दे रहा है कार ए कार डी से तेज है, ये कार ए कार डी से तेज नहीं, क्या है भाई, धीमी है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कार बी सबसे धीमी है, ये देखो कार बी क्या सबसे धीमी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, 2 नंबर। तो ये ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट ले सकते हो या डायरेक्ट देख लो कि यहाँ पर आपको क्या हो रही है, दूरी अधिक प्राप्त हो रही है, समय हो रहा कम, तो ऊपर वाली वैल्यू अधिक, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा, अधिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण द्वारा विराम से शुरू करके 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ आगे बढ़ते हुए तीसरे सेकंड में, तो देखो एक सूत्र याद रखना है, सूत्र है nवे सेकंड में चला गया दूरी, nवे सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो s बराबर होता है a/2 2n - 1, ये होता है त्वरण, n यानी तीसरे सेकंड में चली गई दूरी। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, कह रहा है कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी और 3 सेकंड में चली गई दूरी दोनों अलग अलग होगी, ये ध्यान रखना। तो ये nवे सेकंड यानी तीसरे सेकंड में चली गई, आपको दूरी पूछी है। तो s बराबर त्वरण कितना दे रखा आपको 4/3, तो e का मान 4/3 इंटू साथ में दे रखा 1/2, n का मान यानी कितने सेकंड पूछ रहा है, तीसरे सेकंड, तो 2 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर 4/3 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो 2 से कितना कट जाएगा 2 बार, तो कितना उत्तर आ जाएगा 5 दूनी 10/3 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा आपको 3 नंबर। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सुनो इधर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका सूत्र है s बराबर a/2 2n - 1, यदि n का मान कितना हो 1 हो, n का मान कितना लेते हैं हम 1, तो लीजिएगा s तो ये है, n का मान 1 रखो तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1, इसका गुणा करो तो यहाँ आएगा a/2, ये है पहले सेकंड में चली गई दूरी। दूसरे सेकंड में पूछे तो n का मान कितना लेना है 2, n का मान 2 लोगे तो 2 दूनी 4, 4 में से गया कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपके 3a/2। फिर आपको पूछ ले तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो तीसरे सेकंड में 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो कितना हो जाएगा 5a/2। इसी प्रकार यदि आपको पूछ ले त्वरण सब में समान है, ध्यान रखना, यदि यहाँ चौथे सेकंड में पूछ ले कि चौथे सेकंड में चली गई दूरी, तो ये 4 दूनी 8, 8 में से गया कितना जाएगा 7a/2। इसी प्रकार 5 में पूछ ले तो 5 दूनी 10 - 1 9a/2, ये कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। अब देखो नीचे समान दे रखा है तो 2 सब कट जाएगा नीचे, ए त्वरण भी क्या दे रखा है, समान दे रखा है, इसका मतलब अनुपात क्या बढ़ा 1:3:5:4 5:7:9 दे रखा है। अब यदि आपको पूछ ले कि किस एक समान त्वरित गति दूसरे सेकंड में चली गई दूरी दे रही कि आपको, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी 36 मीटर है, तो पांचवें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, पांचवें सेकंड में चली गई क्या बतानी है दूरी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको क्या पूछा गया है, तो देखो दूसरे सेकंड में चली गई दूरी यानी अनुपात कितना दे रखा है 3, और आपको कितनी दे रही है दूरी 36,
तो 3 अनुपात का मान कितना है भाई 36। तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 36/3 यानी 12। आपको पूछा है 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो 5वें सेकंड में अनुपात कितना मिल रहा है आपको 9। तो 5वें यानी 5 अनुपात का मान ज्ञात करना है, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। तो हमेशा ध्यान रखना जिसका मान दे रखा है उसका 2 भाग और जिसका मान ज्ञात करना है उससे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये आप अनुपात याद रखो, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो आपको दे रखा है 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 10वें सेकंड में चली गई दूरी आपको दे रखी है 45। क्या दे रखे हैं 45। आपको पूछ ले 20वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, 20वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, चली गई दूरी बताओ। तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, देखो इधर 10वें सेकंड में चली गई दूरी है तो उसको कुछ नहीं दुगुना करके -1 कर दो, तो 10 × 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो 10 × 20, 20 में से 1 कितना आ जाएगा 19। तो ये पॉइंट हम आएगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं इसका मान लेते हैं 95। तो 19 आ गया। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बढ़ेगा ना उस समय त्वरण आपका समान रहेगा। त्वरण क्या रहेगा समान, त्वरण रहेगा समान। तो देखो 10वें सेकंड में चली गई दूरी आपको दे रही क्या 95, तो कुछ नहीं करना 10 को दोगुना करो और -1 कर दो 19। तो अब आपके पास 19 अनुपात का मान आ चुका है 95। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 19 5 होते हैं 95। क्वेश्चन पूछा है 20वें सेकंड में चली गई दूरी याद करो, तो कुछ नहीं करना है 20 को करो दोगुना और माइनस कर दो 1, 20 दूना 40 और 40 में से गया 41, यानी 41 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो 41 का मान ज्ञात करना है, तो 5 × 41, 5 से कम 5 और 4 × 5 कितना था 20 मीटर। तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, जब त्वरण नहीं दे रखा हो तो आप अनुपात से क्वेश्चन कर सकते हो। कह रहा है कि पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन क्लास में आपको बताया था कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई भी वस्तु होती है तो उसमें क्या होती है एक समान त्वरित गति होती है ये क्वेश्चन। और मंदन क्या होता है भाई, मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण। कौन सा त्वरण, तो ऋणात्मक त्वरण। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास यदि आपको क्लास का कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को बताइएगा कि क्लास बहुत अच्छी चल रही है और एलडीसी की संपूर्ण क्लासें आपके दिनों दिन आती रहेगी। जय हिंद।